प्रोफेसर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने शिवराज विजयम इस उपन्यास को लेकर के उपस्थित हूं। हम गद्य काव्य का परिचय प्राप्त कर रहे हैं और खास करके संस्कृत गद्य काव्य में ऐसे गद्य काव्यों का जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध गद्य काव्य हैं और कतिपय ऐसे गद्य काव्यों का भी जो सर्वाधिक उपेक्षित गद्य काव्य हैं। तो इसी क्रम में अभी हम आप लोगों के सामने शिवराज विजयम का विस्तृत परिचय लेंगे। शिवराज विजयम को इंट्रोड्यूस करने के क्रम में अभी हमने एक शब्द प्रयोग किया था, उपन्यास। और आपने कई बार हमारे व्याख्यान में ऐसा पाया होगा कि मैं संस्कृत काव्य विधा में किसी भी प्रकार से उपन्यास शब्द की अवतारणा को स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि यह जो उपन्यास शब्द है यह हिंदी काव्य विधा का एक अंग मात्र है और जिस काल महाकवि पंडित अंबिका दत्त व्यास हुए उस काल वह हिंदी का एक उदय काल है। पंडित अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र थे और उनकी टोली के सदस्य थे और कदाचित उन्हीं की प्रेरणा पर पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजयम की रचना की थी और उन्हीं के प्रोत्साहन से, उन्हीं के संसर्ग से और उन्हीं उसी काल की समीक्षा के आधार पर स्वयं पंडित अंबिका दत्त व्यास ने इसको उपन्यास शब्द से कहा। गद्य काव्य मीमांसा एक ऐसा इनकी रचना है जिसमें कि उन्होंने स्वयं कहा है कि उपन्यास पदे नापि तदेव परिकथ्यते यथा कादंबरी यद्वा शिवराज जयो मम। यानी मेरी जो ये शिवराज विजयम नामक रचना है वो ठीक उसी प्रकार से इसको हम उपन्यास पद भी कह सकते हैं जिस प्रकार की कादंबरी आदि को कहा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में पंडित अंबिका दत्त व्यास कादंबरी को भी उपन्यास कह रहे हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब हम संस्कृत साहित्य की समीक्षा कर रहे होते हैं और संस्कृत काव्य विधा के विभाजन की व्याख्या कर रहे होते हैं तो ऐसे क्रम में जब हम श्रुति काव्यों की श्रेणी में गद्य, पद्य और चंपू नामक विधा लाते हैं और गद्य का जब हम विश्लेषण करते हैं तो गद्य के दो रूप प्राप्त होते हैं जिसे कथा और आख्यायिका कहते हैं और कादंबरी को हम कथा श्रेणी का काव्य कहते हैं। वहां पे किसी भी प्रकार से इवन पंडित अंबिका दत्त व्यास से पूर्व कभी भी इन्हें उपन्यास नहीं कहा गया। कदाचित पंडित अंबिका दत्त व्यास प्रथम वो कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य के लिए उपन्यास पद का प्रयोग किया है। चूंकि स्वयं कवि ने अपने इस शिवराज विजयम को उपन्यास कहा है इसलिए उसको स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन संस्कृत साहित्य शास्त्रीय समीक्षा में उपन्यास नामक कोई विधा नहीं है, इसलिए शिवराज विजयम को उपन्यास कहा जाना या संस्कृत के किसी भी ऐसे काव्य को उपन्यास कहा जाना उचित नहीं है तब जब हमारे पास शब्द सामर्थ्य इतना विशाल हो। अस्तु, यह आग्रह है पंडित अंबिका दत्त व्यास का, लेकिन आग्रह में भी बल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं शब्द प्रयोग किया है, उपन्यास पदे नापि, अपि शब्द प्रयोग किया है कि हम शिवराज विजयम को उपन्यास पद से भी कह सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि वो उपन्यास ही कहें, लेकिन अगर हम इसे उपन्यास भी कहते हैं तो कोई दोष नहीं है। तो यह शिवराज विजयम का जो काव्य शास्त्रीय परिचय है दोनों रूपों में आपके सामने दिया। अदरवाइज शिवराज विजयम जो है यह ग्रंथ आख्यायिका श्रेणी का है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की हर्ष चरितम है। यहां पर भी पंडित अंबिका दत्त व्यास के इस उदाहरण से सहमति नहीं है क्योंकि इन्होंने शिवराज विजयम को कादंबरी के समान कहा, जबकि कादंबरी जो है विशुद्ध रूप से कवि कल्पित काव्य है और शिवराज विजयम जो है वो आवश्यक रूप से जो है वो इतिहास प्रधान काव्य है, क्योंकि शिवाजी नामक जो एक विशाल चरित्र है उनको नायक बना करके उन्होंने इनकी रचना की है। अर्थात केवल भाषाई कल्पना यहां पर पंडित अंबिका दत्त व्यास की है, लेकिन घटना परक, चरित्र परक जो है कल्पना वो आंशिक ही है, अन्यथा उनके समक्ष इतिहास में महाराज शिवाजी के विषय में सारी सूचनाएं प्राप्त थी। तो कादंबरी और शिवराज विजय को इस प्रकार नहीं देखा जाना चाहिए। हां,
हर्ष चरितम के साथ शिवराज विजयम की तुलना अवश्य हो सकती है, क्योंकि हर्ष विजयम के जो नायक हैं हर्षवर्धन, वे बाणभट्ट के समकालीन ऐतिहासिक चरित्र थे, 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए थे। और सभी हर्षवर्धन एक सुविख्यात राजा के नाम में प्रसिद्ध है। जब जब कुंभ की चर्चा आती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हर्षवर्धन की चर्चा अवश्य होती है। तो कादंबरी के साथ यदि शिवराज विजयम का अंबिका दत्त व्यास ने तुलना की है शिवराज विजयम की, तो यह भी जो है यह समीक्षा की अपेक्षा रखता है। अस्तु, जो कतिपय जो संस्कृत भाषा के जो आधुनिक साहित्यकार हैं, ऐसे आधुनिक साहित्यकारों में पंडित अंबिका दत्त व्यास का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। पंडित अंबिका दत्त व्यास अग्रगण्य लेखकों में हैं, आधुनिक साहित्यकारों में। इनमें प्राचीनता और नवीनता दोनों का समन्वय है। क्या तात्पर्य है? जब हम प्राचीनता और नवीनता की बात करते हैं तो इसका निहितार्थ क्या है? अर्थात जो परंपरा से जो काव्य रचना की प्रेरणा चली आ रही थी, चाहे उसमें रामायण को हम शामिल करें, महाभारत को हम शामिल करें, पुराणों को शामिल करें, या इनके पूर्ववर्ती जो भी कवि और लेखक हो चुके हैं, चाहे वो महाकवि कालिदास हो, चाहे बाणभट्ट हो, चाहे भारवी हो, चाहे माघ आदि हो, एक तो उनकी परंपरा, और साथ ही जो ये काल है, ये एक ऐसा संक्रमण काल था जबकि हम अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, अर्थात ये स्वतंत्रता संग्राम का समय है। तो उसमें जो एक नवीनता, उनमें जो एक उद्बोधन के स्वर होने चाहिए थे, जो आम जो जनता है उनको उत्प्रेरित करने के लिए, उनके लिए समाह्वान के लिए जो आवश्यकता होती थी, उनको भी इसमें समन्वय, इनको इस शिवराज विजयम में उन्होंने शामिल किया है। इसलिए ऐसा कहा जाना चाहिए कि पंडित अंबिका दत्त व्यास के काव्य में प्राचीनता और नवीनता दोनों का साक्षात समन्वय है। इनके जीवन काल में, इन्होंने अपने जीवन काल में हिंदी संस्कृत की छोटी बड़ी लगभग 78 पुस्तकें लिखी। व्यापक है, कितना सुंदर है कि अब इनका जीवन काल जो है बहुत ही कम रहा है। इनकी आयु ये बहुत कम ही समय में जीवित। जिस तरह से विश्वेश्वर पांडे लगभग 40-42 साल में चले गए थे, उसी प्रकार से इनका भी जो है जीवन वृत्त जो है, जो जीवन यात्रा है, बहुत ही लघु जीवन यात्रा रही है। लेकिन अपने इस लघु जीवन यात्रा में भी लगभग 78 पुस्तक लिखते हैं, और वो हिंदी के भी हैं और वे संस्कृत के भी हैं। इन्हें सर्वाधिक ख्याति महाराष्ट्र केसरी, इन्होंने उनके लिए शब्द प्रयोग किया है महाराष्ट्र देश रत्न। तो ऐसे महाराष्ट्र देश रत्न शिवाजी के जीवन वृत्त पर आश्रित शिवराज विजयम की इनकी रचना की, जिनसे इनको सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। ये जो शिवराज विजयम है, इनकी रचना इन्होंने 1898 में की थी। 1898 ईस्वी में इन्होंने शिवराज विजयम की रचना की थी, और इनका जो मुद्रण हुआ था, इनका जो प्रकाशन हुआ था, इसकी जो प्रिंटिंग हुई थी, वह 1900 ईस्वी में, अर्थात आज से लगभग 126 वर्ष पूर्व इस काव्य का मुद्रण हो चुका था। इनके जीवन, चूंकि महाकवि पंडित अंबिका दत्त व्यास समाज सेवा में रहे और सरकारी सेवा में भी थे, इन्होंने इनके जीवन से संबद्ध इसलिए बहुत सी बातें हमें ज्ञात है। इनके लिए ऐतिहासिक शोध की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि इनसे पूर्ववर्ती कवियों को लेकर के है। स्वयं व्यास जी ने बिहारी विहार की भूमिका में, इनकी एक रचना है बिहारी विहार, उनकी भूमिका में अपने पूर्वजों तथा अपने विषय में पर्याप्त सूचना दी है। ये मूलतः यानी इनके पूर्वज जो है वो जयपुर के निवासी थे, अर्थात इनकी जो जन्मभूमि थी वो जयपुर थी, जो बाद में काशी आकर के बस गए। लेकिन इन्होंने जो इनका जो शैक्षणिक वातावरण और इन्होंने जो पूरी तरह से जो इनके परिवार आदि का जो विस्तार है वो बिहार में आकर के होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी जन्मभूमि जयपुर राजस्थान थी और इनकी कर्मभूमि बिहार थी। वहाँ के ये पटना कॉलेज है, पटना कॉलेज पटना, वहाँ पर भी इन्होंने लगभग 2 वर्षों तक कार्य किया था, शिक्षक की भूमिका में थे। अस्तु, काशी के राजकीय संस्कृत कॉलेज में ये से इन्होंने आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की, और बिहार के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में इन्होंने शिक्षण कार्य किया, और उन्हीं राजकीय विद्यालयों में अपने जीवन के अंतिम समय में लगभग 2-2.5 वर्ष तक इन्होंने पटना कॉलेज पटना में भी अपनी सेवा दी थी। इनके जितने भी हैं, आज जैसे शिवराज विजयम है, इनके 3 विराम है, प्रत्येक विराम
चार चार निश्वासों में विभक्त है। अब हम जब संरचना की बात करते हैं शिवराज विजयम के, अगर हम स्ट्रक्चरल उसमें जाएं तो हम आप सभी जानते हैं सामान्यतया गद्य काव्य जो होते हैं वो उच्छ्वास निश्वास आदि ऐसे में, उल्लास आदि ऐसे में इनका विभाजन होता है। तो उसी प्रकार इन्होंने अपने इसका जो है निश्वासों में किया है और तदनुसार लगभग 12 निश्वास जो है शिवराज विजयम में है। अगर इनकी कथानक को पकड़ें, जैसा मैंने बार बार कहा कि इनकी जो कथा है शिवराज विजयम की, वो पूरी तरह से इतिहास पर आधारित है, इतिहास की घटनाओं पर आधारित है। इसीलिए इनके इस काव्य में हमें औरंगजेब मिलता है, हमें रोशनारा मिलती है, हमें अफजल खान मिलता है, हमें शाइस्ता खां की चर्चा मिलती है, शिवाजी की चर्चा मिलती है और अन्य ऐसे सारे जो समकालीन चरित्र हैं, जय सिंह की चर्चा मिलती है, जसवंत सिंह की चर्चा मिलती है। तो ऐसे सारे के सारे चरित्रों का हम इसमें उल्लेख किसी न किसी रूप में पाते हैं। तो जो कथानक है वो दक्षिण में जो मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से पूरी तरह से जो कह सकते हैं कि उद्विग्न मन वाले जो शिवाजी हैं, वो शिवाजी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ करते हैं। अर्थात मुस्लिम शासकों के अत्याचार के विरुद्ध शिवाजी, हम लोग सभी जानते हैं इसको, बहुत अधिक इसमें अतिरंजना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां यथार्थ है वहां पे अतिरंजना नहीं चाहिए होता है। और ये हम लोग सभी जानते हैं इतिहास से कि किस प्रकार शिवाजी ने मुस्लिम शासकों के अत्याचार के विरुद्ध में अपना तलवार उठाया था। तो वे संघर्ष प्रारंभ करते हैं। इन्हें अपने कार्य में क्रमशः सफलता भी मिलती जाती है। आप सभी जानते होंगे अफजल खां के बारे में कि जिनको इन्होंने अपने बघनखा से मारा था, उसका भी चित्रण हम शिवराज विजयम में पाते हैं कि इनके विजय से दुखी, विजय से त्रस्त, इनकी विजयों से संतप्त जो बीजापुर के तत्कालीन शासक थे अफजल खां, उनको मारने के लिए ये स्वयं जाते हैं। अफजल खान को भेजता है कौन? औरंगजेब। यानी औरंगजेब जो बीजापुर के शासक अफजल खां हैं, उनको शिवाजी को मारने के लिए भेजते हैं, जिसे शिवाजी अत्यंत चालाकी से, अत्यंत निपुणता से, छद्म युद्ध से आप लोग सभी जानते हैं कि वो अफजल खान को मारते हैं। इसी तरह से जब हम आगे चर्चा चलते हैं और वो इस प्रकार होता है कि जो इनकी चर्चा है, कई ऐसी प्रासंगिक कथाएं हैं कि उनके अंत में शिवाजी के द्वारा कई प्रासंगिक कथा, जब मैं प्रासंगिक कथा कहता हूं तो हम लोग सभी जानते हैं कि किस प्रकार औरंगजेब की कैद से ये भागे थे, या किस प्रकार जय सिंह या जसवंत सिंह से इन्होंने किसी से सहायता ली, किसी को पराजित किया। तो इनमें जो भी हैं शिवाजी के द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र की मुक्ति का वर्णन है। जो सिंहदुर्ग में राज सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं वहां तक का उल्लेख हम देखते हैं। इसमें ऐतिहासिक पात्रों के अतिरिक्त अनेक पात्रों की कल्पना स्वयं कवि करते हैं। जैसे गौर सिंह है, गौर बटू है, श्याम बटू है। इसी प्रकार से एक ऋषि है जो कि जिनको कि विक्रमादित्य के काल में जिन्होंने अपना आसन तप के लिए अपना आसन लगाया था, ऐसे ऋषियों की भी परिकल्पना है। कोई उसे लोमश कहते हैं तो कोई किसी अन्य नाम से जानते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों की भी कल्पना बीच में डाली है पंडित अंबिका दत्त व्यास ने। शिवराज विजय के द्वारा व्यास जी ने तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित किया था। मित्रों, अभी चर्चा के क्रम में हमने बातें की कि यह स्वतंत्रता का काल था, एक संघर्ष का काल था, एक संक्रमण का काल था, जहां पर हम सभी लोग, हमारे जितने भी पूर्वज थे, अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित हो रहे थे। और इस क्षण में प्रेरणा के स्वर चाहिए होते हैं। युवकों में एक ऊर्जा फूंकने के लिए साहित्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है। ऐसे कई महाकवि हो चुके हैं, ऐसे कई राष्ट्र कवि हुए हैं जिन्होंने यथाकाल अपनी सेना, अपने युवक, अपने समाज, अपने परिवार को प्रेरित करने के लिए एक एक से प्रयाण गीत लिखे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि साहित्य का प्रभाव युवा मानसिकता पे सर्वाधिक पड़ता है, उसी दृष्टि से शिवाजी को केंद्र में रख के, यानी हम यूं कहें कि शिवाजी तो मूल चरित्र है, नायक है, लेकिन उस काल के युवाओं के लिए वे प्रतीक थे और प्रेरणा के स्रोत थे। इसीलिए शिवराज विजयम के द्वारा व्यास जी ने तात्कालिक स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित किया था। शिवाजी जैसे वीर पुरुष के आगमन की प्रतीक्षा भारतवर्ष की मुक्ति के लिए की जा रही थी। अब देखिए, हमने सबने एक
जो पुराण से प्रभावित है वो अवतारवाद में विश्वास करते हैं। और आप लोग सभी जानते हैं गीता की उस पंक्ति को कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम ये जानते हैं कि जब जब पृथ्वी पर दुष्ट, जब जब पृथ्वी पर जो कह सकते हैं अत्याचार हाथ से निकल जाता है, बढ़ जाता है, तब कोई ना कोई एक नायक अवतरित होते हैं और हम आम जनता को उस अत्याचार से, उस पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं। तो ऐसे में शिवाजी उसी प्रकार के, शिवाजी की गणना उसी प्रकार के वीर पुरुषों में की जाती है जिनके आगमन की प्रतीक्षा है, जिनके आगमन से भारतवर्ष एक बार पुनः परतंत्रता की दास्ता से मुक्त होगी। तो उसी एक लक्ष्य से, उसी एक बिंब से मानो शिवराज विजयम नामक उपन्यास कहें या आख्यायिका कहें, इसका निर्माण किया है महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी ने। जो व्यास की गद्य शैली है, इसके ऊपर बाणभट्ट का प्रभाव है। देखिए, हमने इससे पूर्व भी जब विश्वेश्वर पांडेय की चर्चा की थी तो उस समय भी हमने कहा था कि बाणभट्ट से साम्य का प्रयास उसमें दिखता है। क्या और जब जब कभी कभी गद्य काव्य की रचना होती है तो साक्षात उनकी तुलना जो है वह कादंबरी से की जाने लगती है। और जब हम कहते हैं कि इनके ऊपर बाणभट्ट का प्रभाव है तो वो क्या प्रभाव है, कौन सा ऐसा है? तो जिस प्रकार बाणभट्ट ने अपने काव्यानुरूप गद्य शैली, चाहे वो उत्कलिका हो, चाहे पांचाली रीति हो, चाहे वो चूर्णक शैली हो, चाहे आविद्ध शैली हो, इनका प्रयोग भाषाई दृष्टि से अपने काव्य में किया है, उसी प्रकार का प्रयोग हम महाकवि अंबिका दत्त व्यास के काव्य में पाते हैं। शब्दार्थ का सामंजस्य जो करने वाली शैली है उनको हम लोगों ने पांचाली रीति कही। लक्षण भी है पांचाली रीति ऋष्यते, शब्दार्थयोः समो गुंफः पांचाली रीति ऋष्यते, अर्थात जहाँ पे अर्थ और शब्द का सामंजस्य होता है। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने इसी प्रकार का प्रयोग अपने काव्य में किया है और तदनुसार उनका जो एक उत्कलिका प्राय जो गद्य है उसका उदाहरण हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पर लंबे लंबे समास हमें प्राप्त होते हैं। पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु महामदो यवनः ससेनः प्राविशद भारते वर्षे। अब देखिए, जो उस समय की भारत की जो सामाजिक स्थिति थी, कितना सुंदर उनको हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु, यानी परस्पर अपने ही विरोध ने हमारे स्नेह बंधन को पूरी तरह से शिथिल कर दिया था। अर्थात उस समय के जितने भी राजा थे वो राजा आपस में लड़ झगड़ रहे थे और चूंकि स्वयं ही राजा आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तो उससे हमारा समाज कमजोर हो रहा है और उसी का लाभ उठा करके ऐसे जो मुस्लिम शासक हैं या बाद के जो अंग्रेज शासक हैं उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया, क्योंकि हमारे उस दोष को देख करके और जो फूट डालो शासन करो की जो नीति है उसको अपना करके हमें अपनों से ही अलग कर दिया। तो देखिए किस प्रकार, कितनी सुंदर शब्दावली है कि पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु। इसी प्रकार देखेंगे कि आप उसे अनुप्रास में देखें क्या है कि भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु। देखिए भा का कितना सुंदर प्रयोग है, पुनः मैं उच्चारण कर रहा हूं। भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु। देखिए अब इसका सामान्य है, कितना सरल। देखिए भाषा के बोझ में हम निहितार्थ से दूर हो गए हैं कि जिस प्रकार राजा पारस्परिक वैमनस्य से कमजोर हो गए थे उसी प्रकार सेनाएं जो थी भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु, इन सेनाओं की संपत्ति ही क्या हो गई थी कि मानो युवतियों के जो श्रृंगार हाव भाव है उनके प्रभाव से ही ये सेना लोग जो थे वे पराजित हो जाते थे। अर्थात सेना जो थी वह भोग विलासिता पूर्ण जिंदगी जीने लगी थी
और यही कारण है कि महामदो यवनः सशेनः प्राविशद भारते वर्षे, यानी इस कमजोरी का लाभ उठा करके जो महामद यानी महमूद गोरी हैं, वे सेना सहित भारतवर्ष में प्रवेश कर गए थे। हमने उदाहरण लिया था उत्कलिका शैली का, जिसमें लंबे समास की बात की थी, और वो लंबा समास यदि देखें तो एक शब्द है पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधेषु, ये एक समास है, लंबा है। उसी प्रकार दूसरे शब्द को पकड़िए जो कितना लंबा समास है, भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु। हमने इसका उदाहरण लिया था। लेकिन इस लंबे लंबे समासों के मध्य जो भारतीय समाज का व्यंग्य निहित है, जो राजकीय व्यवस्था, जो सैन्य प्रणाली के ऊपर में जो टिप्पणी है, वो हमें साक्षात मानो एक आईना की तरह हमारे सामने भाषा के माध्यम से महाकवि अंबिका दत्त व्यास ने प्रस्तुत कर दिया है। इसी प्रकार जब वे शिवाजी की प्रशंसा में एक पंक्ति लिखते हैं तो देखिए, एक शब्द में कहते हैं कि वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे दीप्यमान दौर दंड। एक शब्द है, रिपीट कर रहा हूं, वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे दीप्यमान दौर दंड। शिवाजी भुजाओं वाला, बाहुओं वाला, सशक्त बाहुओं वाला, कैसा बाहु वाला था? तो वीरता ही जिसकी पत्नी थी, सीमंतिनी, सीमांत, सीमांत वाली यानी स्त्री, यानी वीरता। शिवाजी की पत्नी कौन थी? मानो वीरता शिवाजी की पत्नी थी, और उस पत्नी के सीमांत में उन्होंने सिंदूर दान किया था, और ऐसे सिंदूर दान करने वाले मजबूत बाहुबल वाले शिवाजी थे। देखिए, अलंकृत शैली में इन्होंने कहा है, लेकिन दूसरे शब्दों में बात क्या निकल कर आ रही है कि जब भारतीय राजकीय व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई थी, तो ऐसे में एक वीर, एक महावीर शिवाजी अवतरित होते हैं। ऐसे स्थल अगर आप देखें कि पूरे के पूरे शिवराज विजयम को समझने की कोशिश करें, तो ऐसे स्थल शिवराज विजय में बहुत नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में लंबे समास, जो कि बाणभट्ट की विशेषता है, ऐसे बहुत लंबे लंबे समास शिवाजी के विषय में शिवराज विजयम में बहुत कम प्राप्त होते हैं। इसीलिए शिवराज विजयम जो है हमारी समझ में सरलता से आता है। इस शैली का उद्देश्य अपने भावों को प्रभावपूर्ण बनाना है, व्यर्थ का आडंबर दिखाना नहीं। अर्थात दूसरे शब्दों में, यदि कोई कवि भाषा के शब्दों के घटाटोप से एक मेघ का निर्माण करता है, तो वह स्वभाव पंडित अंबिका दत्त व्यास का नहीं है। वे सरल और प्रभावपूर्ण और भावपूर्ण शैली से अपनी बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतः व्यास जी की शैली जो है वो सरलता की ओर है। यत्र तत्र अनुप्रासों का सुंदर और आकर्षक चित्रण हमें प्राप्त होता है, और आप देखेंगे कि भारत की तात्कालिक दशा का चित्रण उन्होंने किस प्रकार किया है, अत्यंत सरल शब्दों में। मित्र सुने जरा कि क्वाधुना मंदिरे जय जय ध्वनि, क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नादः, क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषः, अद्य वेदाः विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते, धर्मशास्त्रान् युद्धूय धूमध्वजेषु उद्मायन्ते, पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते, भाष्यानि भ्रंशयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्ज्यन्ते, क्वचिदार्तनादाः क्वचिद् रुधिरधाराः क्वचिद् अग्निदाहः क्वचिद् गृहनिपातः इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च परितः। ये भारत की दुर्दशा है मित्रों, कि किस प्रकार भारत की दुर्दशा उस समय है। और कवि चित्रण करते हुए कहते हैं कि अब कहां मंदिर में जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, अब कहां तीर्थों में घंटे की आवाज सुनाई पड़ती है, अब मठों में वेद घोष नहीं होता। आज तो वेदों को फाड़ करके गलियों में फेंके जा रहे हैं, धर्मशास्त्र को फाड़ करके उड़ा करके आग में जलाए जा रहे हैं, पुराणों को पीस करके पानी की धारा में बहाए जा रहे हैं, जो भाष्य जो कमेंट्रीज हैं उनको भ्रष्ट करके भाड़ों में झोंके जा रहे हैं। आज तो सब जगह कहीं आर्तनाद है, तो कहीं खून की धारा बहती दिखाई दे रही है, तो कहीं लोग जो है आत्महत्या अग्निदाह कर रहे हैं, और कहीं लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। यही सब जगह दिखाई पड़ रही है, और यही चीजें सारी जगह सुनाई पड़ रही है।
देखिए भारत दशा का वर्णन। वहीं दूसरी ओर जब वो प्रकृति वर्णन करते हैं तो इतना सुंदर आनंददायक यह प्रकृति वर्णन है कि मानो इस रस सागर में पुनः पुनः डुबकी लगाने का मन करता है। मित्रों जरा सुने इस पंक्ति को कि कदली दल कुंजायितस्य तत्कुटीरस्य समन्तात् पुष्प वाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परम सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम पतत्रिकुल कूजित पूजितम पयः पूरितम सर आसीत दक्षिणतश्चैको निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः फल पटला स्वाद चपलित चंचु पतंग कुलाक्रमणाधिक विनतः शाख शाखी समूह व्याप्तः सुंदरः कंदरः पर्वत खंडः आसीत। केवल इतना मात्र वर्णन है इस प्रकृति में कि एक सुंदर गुफा एक किसी पहाड़ी प्रदेश में थी। उसका कितना सुंदर वर्णन है। अब जरा देखें कि कदली दल कुंजायितस्य तत्कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका, यानी इनके चारों ओर कदली दल कुंज यानी केले के झुरमुट, केले के निकुट इस कुटिया के चारों ओर और पुष्पवाटिका है। मित्रों ये है भाषाई प्रभाव पंडित अंबिका दत्त व्यास का। निस्संदेह न भूतो न भविष्यति, अविस्मरणीय चित्रण है और सुंदर भाषाई पिरोया गया है, सुंदर भाषा में पिरोया गया है। मित्रों आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।